हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं गाइस लर्न इन शॉर्ट। गाइस, इसके पहले का मैंने आपको 3 सेशन दे चुका है, मतलब 3 वीडियो में मैंने आपको बता चुका है, मतलब कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ वो वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद गाइस आज हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन आगे बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन आगे आ सकता है। तो गाइस वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने मतलब इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी मेरे चैनल पे जाकर इसका 3 वीडियो देख लेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको कैसे पेपर सीटेट का देना है और कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यह गाइस प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप प्रीवियस ईयर ही लगा लेते हैं तो आप आराम से 19 अबव नंबर ला सकते हैं, मतलब पास तो आप ज़रूर हो ही सकते हैं। इसके लिए आपको बुक वगैरह के लिए की ज़रूरत नहीं है। कुछ आप थ्योरी पढ़ लीजिए और कुछ आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। आपका जो मतलब कि कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन आपका इन्हीं सब के थ्रू हो जाएगा। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। गाइस सतत मूल्यांकन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इम्पल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का मतलब क्या है, सीधे सीधे ये है आपका। तो अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना है, या फिर ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना है। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना है। समय समय पर बच्चों के स्मरण को प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना है। तो गाइज देखिए, पहली बात तो जो आपको निगेटिव पॉइंट लगे आपको उसको माइनस कर देना है। तो अंकों और ग्रेड से आपको तुलना कभी नहीं करना है, ये आपका तुरंत ही माइनस हो गया। उसके बाद फिर पेपर पेंसिल परीक्षा भी नहीं लेना है। गाइज देखिए, आपकी जो मतलब कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आपको पेपर पेंसिल मतलब परीक्षा पे जोर नहीं देना है। बच्चों की क्रिएटिविटी पे जोर देना है कि बच्चा करके कैसे सीख रहा है, अधिगम द्वारा कैसे सीख रहा है बच्चा। बस परीक्षा से और ग्रेड से, अंक से बच्चा का मापन नहीं करना है। तो सतत आपका ये नहीं है। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यायन की योग्यता का मापन करना है, मतलब कि बच्चों की जो मेमोरी है उस पर आपको उसकी योग्यता का मापन करना है। तो आपको ये भी नहीं करना है। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, मतलब आप अध्यापन, जब आप एक टीचर के होने के नाते जब आप एक बच्चों को अध्यापन करा रहे हैं तो उस विभिन्न प्रकार के उपकरण के साथ आपको बच्चों को पढ़ाना है। मतलब एक समावेशी अगर कक्षा है तो उसमें आपको विभिन्न तरीके के बच्चों को देखने को मिलेगा। तो जो सतत का मतलब है वो यही है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपको मतलब विभिन्न ढेर सारे उपकरणों का प्रयोग करना है, उसके साथ साथ छात्रों का मूल्यांकन करना है और उनकी सहायता करना है। मतलब आपको बच्चों को एक सहायक के रूप में हमेशा उनका साथ देना है। तो गाइस ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा समझेंगे भी और वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और चीज़ें यहाँ पे ख़त्म भी हो जाए। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब शिक्षार्थियों को किस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य। इनका देख लेते हैं इंग्लिश में क्या मीनिंग है। फेलर ओरिएंटेड, फेलर एक्सपेक्टिंग, सेल्फ डिफिक्टिंग, या फिर मास्टरी ओरिएंटेड। तो गाइस देखिए, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, तो ऐसे लक्ष्य आपको नहीं बनाने हैं कि आप असफलता से बचने वाले लक्ष्य के थ्रू प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। असफलता स्वीकार्य लक्ष्य भी आपको नहीं बनाना है, आत्म पराजित लक्ष्य भी आपको नहीं बनाना है, ये तीनों आपका गलत है। आपको प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे,
जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मास्टरी ओरिएंटेड, मतलब कि आपको ऐसा लक्ष्य बनाना है जिसमें प्रवीण हो, जिसमें क्या करें बच्चे प्रवीण मुखी लक्ष्य को मतलब तय करें, ऐसा आपको प्रोत्साहित करना है एक शिक्षार्थी को। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कौन सा समावेशी का नियम है, मतलब कि जो आपका इंक्लूसिव होता है, इंक्लूजन होता है मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें आपका नियम क्या है? भेदभाव करना है आपको, विभेदन मतलब भेदभाव करना है। तो ये आपका तुरंत ही निगेटिव पॉइंट है, आपको इसको देखते ही काट देना है। उसके बाद फिर आपको मानकीकृत अनुदेश देना है। मानकीकृत देखिए गाइस, ये आपका निगेटिव पॉइंट, स्टैंडर्डाइज जो है आपका, उसको हिंदी में मानकीकृत कहेंगे। तो आपको क्या ऐसा नियम बनाना है? तो नहीं, मानकीकृत और भेदभाव ये आपका टोटली निगेटिव पॉइंट है। उसके बाद देख लेते हैं, पृथक्करण करना है और नामांकित करना है। तो जी नहीं, बच्चों को आपको पृथक्करण नहीं करना है। आपको एक समावेशी का नियम ही होता है कि सब एक साथ रहें। तो इसमें आप अगर पृथक ही कर देंगे और अलग अलग बच्चों का लेबल लगा देंगे तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो पृथक्करण आपको कहीं भी दिखे, आपको वहाँ पे पृथक्करण को काट देना है। उसके बाद आपका है अभिव्यक्त भिन्नताओं को स्वीकार, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। ये आपका समावेशी का नियम है कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, मतलब हर बालक अलग अलग है। तो उसमें समावेशन का नियम ही है कि सबको एक साथ स्वीकार करना है। इसमें आपका तीसरा नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, 19 पॉइंट नंबर पे देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, मतलब एक बच्चा है वह आंशिक रूप से देख सकता है। क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या होता है गाइस कि बहुत बार गलती हो जाती है, तो फिर इंग्लिश में आपको एक बार देख लेना। कई बार नॉट लगा होता है हिंदी में इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा होता है। अ चाइल्ड हु हैज़ अ पार्शियल विजन, मतलब जो एक बच्चा है, नॉट नहीं लिखा है, एक बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, उसके साथ आप एक क्या करेंगे? उसको आप घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति से जूझने की क्षमता विकसित हो, या फिर समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। तो ये बातें आपकी गलत है कि घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजना है, उसे घर पर शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना है, उसे एक अलग अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि बिना किसी प्रावधान वाले स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति में जूझने की क्षमता विकसित हो। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ, उसे समावेशी प्रावधान पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, मतलब ऐसे विद्यालय में उसे जाना चाहिए जो समावेशन का प्रावधान का नियम का पालन कर रहा है, और उस तरीके में क्या है कि वहाँ पे सभी तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ऐसे स्कूल में उस बच्चे को भेजना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक देगी, मतलब कौन सी ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है कि जो कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। सृजनात्मकता मतलब गाइस होगा आपका क्रिएटिविटी। तो फिर ऐसा कौन सी शिक्षा प्रणाली बनाना चाहिए? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। तो गाइस देखिए आपको इसमें ऐसे विद्यालय में क्या करना चाहिए, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। तो ठीक है, आप आप क्या मतलब कि कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना मतलब सृजनात्मकता का मतलब ही क्या है? क्रिएटिविटी, मतलब बच्चा दिमाग पे जोर दे रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है और अलग तरीके से सोच विचार कर चीज़ों का वो उत्तर दे रहा है, कल्पना करके उत्तर दे रहा है। तो उत्तरों को स्वीकारना, तो ये आपको स्वीकारना पड़ेगा कि कोई चीज़ है लेकिन बच्चा उसमें क्या कर रहा है, कल्पना करके उसको उत्तर दे रहा है। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा और बच्चे ने क्या किया, उस पर विचार करके, सोच विचार के, कल्पना करके उस पर उत्तर दे रहा है। विचार मंथन पर बल देना दूसरा ऑप्शन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपका, विचार मंथन पर बल देना है आपको, क्योंकि मतलब एक शिक्षक होने के नाते
क्योंकि बच्चा अगर सोच रहा है, अलग तरीके से जवाब दे रहा है, उस पर विचार मंथन कर रहा है, उस पर आपको बल देना है। अभिसारी चिंतन पर बल देना तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपसारी होता तब आप यहाँ पे सही रखते, लेकिन अभिसारी है। अभिसारी में देखिए गाइस क्या होता है कि आपका मतलब एक अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है कि एक ही तरीके का सॉल्यूशन है। मतलब कि उसका एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है, एक प्रॉब्लम का कोई एक ही तरीके का सॉल्यूशन है और उस पर हम मतलब और उस पर आप चिंता नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस पर सोच विचार आप नहीं कर रहा। और अगर यही अपसारी होता तो अपसारी में गाइस आपका ये हो जाता कि आपका एक प्रॉब्लम है लेकिन उसका क्या है कि अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन है। आप एक बंद मतलब एक बंद घर है, अब उसमें 4 तरीके के रास्ते को निकाल पा रहे हैं कि हम यहाँ से भी निकल सकते हैं, वहाँ से भी निकल सकते हैं। मतलब एक बच्चे को आप परेशानी देते हैं तो उस पर क्या करता है वो अपसारी चिंतन करके विभिन्न तरीके के रास्तों को निकाल सकता है। तो अभिसारी आपका नहीं होगा, अभिसारी गलत हो जाएगा। उसके बाद असहमति के प्रति सहनशीलता, मतलब बच्चे को असहमति के प्रति भी वो सहनशील रहना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर एक बच्चा अपना कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है और दूसरा बच्चा उसको कह दे उसके बाद से सहमत नहीं है तो वो क्या करने लगे, तुरंत लड़ने झगड़ने लगेगा उस बच्चे के साथ? नहीं, वो क्या करेगा, चीज़ों को स्वीकारेगा, सहनशील बनेगा। तो ये भी आपके लिए सृजनात्मकता के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब बच्चे का मतलब दिमाग में क्रिएटिविटी इतनी है कि वो सहनशील है। तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं तीनों ऑप्शन आपका किस में है, पहला, दूसरा और चौथा। चौथा नंबर ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक स्वर चिंतन आत्म विमोह वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेदी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? स्वर चिंतन आत्म विमोह मतलब कि गाइस बच्चा जो है उसको आपने ऑटिज्म का नाम सुना होगा। तो बच्चा क्या है, एक बच्चा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी नॉट इन द फिलोसफी इंक्लूजन हेल्प चाइल्ड विथ ऑटिज्म। गाइस ये देखिए बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑटिज्म से बच्चे जो क्या होते हैं गाइस, ये एक क्या होता है कि मानसिक विकार होता है। बच्चे बहुत अधिक तीव्रता मतलब तीव्र रहते हैं, गुस्सा करते हैं, आपके संपर्क मतलब आपके बस में नहीं रहते, उनको अपने मन का करना रहता है। ऑटिज्म को हिंदी में स्वर चिंतन या आत्म विमोह भी बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर देखिए उसमें बोल रहा है कि एक ऑटिज्म वाले छात्र है मतलब एक बच्चा है, आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। उसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? आपको नहीं है पे ध्यान देना है। इंग्लिश में नॉट बड़ा बड़ा लिखा था तो हमें निगेटिव देखना है। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, मतलब जब सामूहिक कार्य हो रहा है तो उसको क्या करना है, आपको उसे उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना है। तो ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में, और हमें क्या ढूंढना है, निगेटिव। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, ये भी आपका सही हो जाएगा कि सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर का मतलब है कि आपको उन स्पेशलिस्ट का सहारा लेना है जो ऑटिज्म को समझ पाए। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि जो स्पेशल बीएड किए होते हैं उनको भी कहाँ पे भेजा जाता है, स्पेशल मतलब स्कूल में, जहाँ पे ये मतलब मानसिक रोग मतलब ऑटिज्म या फिर एडीएचडी टाइप के बच्चे हो, या फिर मतलब जिनको दिखाई कम दे, सुनाई कम दे, मतलब कि दृष्टि बाधित हो या फिर स्वर्ण बाधित हो, तो फिर स्पेशल बीएड वाले जो होते हैं जिन्हें स्पेशली शिक्षा मिलती है तो वो क्या करते हैं, उन्हें प्रतिकारी ट्यूटर बोला जाता है। तो इस तरीके को मदद लेना है उस बच्चे के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। उसके बाद देखते हैं दूसरा और तीसरा, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति दे। वैसे तो गाइस देखिए इसका दोनों बनता है, ये पॉजिटिव सेंस में भी है और निगेटिव सेंस में भी है। तो इस पे अभी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद फिर गाइस देखते हैं कि आगे का क्या कहना है। आगे कह रहा है कि बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। तो देखिए ये गाइस समावेशी शिक्षा में ये चीज़ें बिल्कुल ही आपकी निगेटिव हैं।
तो अगर दोनों में देखा जाए तो वैसे तो आपका ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, लेकिन आप इसको निगेटिव ना मानकर आपको क्या करना है, आपको इसको आंसर में लगा देना। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना देखिए उतना सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक समावेशी शिक्षा का बात कर रहे हैं। समावेशन में सारे तरीके के बच्चों को हमें इंक्लूड करना है, तो बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर गाइस ज़्यादा देर तक चर्चा नहीं करते हैं, इस पर हम लोग जल्दी से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए सजा देना चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है गाइस, आप बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, बाकी चीज़ आपकी गलत हो जाएगा। आपका नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको क्या करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है। 23 नंबर पॉइंट में चलते हैं। 23 नंबर पॉइंट रीजन और कथन वाला है, आपको इस पर देखना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं सीटेट में भी और केवीएस में भी, पहले भी आता था, अब तो इस तरीके के क्वेश्चन और आएंगे। ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन, मतलब टाइम भी ज़्यादा लेते हैं और आपको सोचना भी ज़्यादा पड़ता है और बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तक को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उन्हें अपनी आवाज़ उठाने की जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के वाद विवाद, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। मतलब कि विद्यालय में छात्रों को मतलब कि विद्यालय है, उसमें पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर आवाज़ उठाना चाहिए, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने, वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। आपका तो बात बिल्कुल सही है, मतलब कि रट्टा लगाने से ज़्यादा है कि आपको क्रिएटिविटी करना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखिए क्या कह रहा है, बी। यहाँ पे गाइस बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर जो है रीजन। उसका रीजन कह रहा है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो आपका जो ऊपर का बात है ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए समूह में कार्य करने का मतलब सामाजिक है। उसके बाद वाद विवाद करना, प्रश्न पूछना क्या है, क्रियाशील है। तो फिर ये आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका इसमें आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये आपका पॉइंट सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। एक विशेष विषय में, मतलब एक जो विषय है वो विशेष है और उसके ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। वो खंड कहलाता है या फिर अग्रवर्ती आयोजक कहलाता है, स्मृति सहायक कहलाता है या संकल्पना मानचित्र कहलाता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये आपका चुंक कहलाता है। खंड मतलब आलेखी साधनों का प्रयोग कह रहा है गाइस, तो इसमें देखिए क्या होगा, चुंक तो नहीं होगा। चुंक का मतलब होता है कि छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देना। उसके बाद क्या, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका ये जो है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, एक आलेखी साधनों का प्रयोग। और मेमोनिक्स तो गाइस है ही नहीं। मेमोनिक्स तो गाइस देखिए ये होता है कि जैसे कि आप जैसे कि देखिए एमसीक्यू क्या है, आपके डिस्प्ले पे ही दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये है आपका एमसीक्यू क्या मतलब, एमसीक्यू जो होता है ये आपका होता है मेमोनिक्स। जैसे कि अगर यहाँ लिखा है आपका रॉन्ग मार्क, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं WM, मतलब किसी का शॉर्ट फॉर्म बनाना। जैसे किसी का नाम है दिनेश कुमार, तो आप क्या बना देते हैं उसको DK। किसी का शॉर्ट फॉर्म बनाना, जैसे कि किसी का नाम है NS, मतलब कुछ भी नाम हो सकता है NS से, नीरज शर्मा, नीरज सिंह या फिर इसी तरह कुछ भी व्हाटएवर, तो फिर क्या होता है उसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो ये आपका निमोनिक्स भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए आलेखनीय बात है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैप। आलेखनीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है,
तो ये आपका कहलाता है संकल्पना मानचित्र, मतलब कि कॉन्सेप्ट मैप आपका। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद गाइस अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन इसमें से कौन सा है। जैसे कि आप कैसे इंटरनल मोटिवेट होते हैं। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। यह आपका इंटरनल है? जी नहीं, यह आपका आउटर्न मतलब बाह्य अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा प्रेरणा नहीं है, बाह्य है। उसके बाद रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, मतलब बच्चा अपने मन से काम नहीं कर रहा है। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला सके, वो अध्यापिका की प्रशंसा चाहती है। ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। ये है आंतरिक अभिप्रेरणा। गाइस देखिए, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो जो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, किसी के दबाव या फिर किसी विचार उस पर नहीं कि हमें ये करने पे वो इसकी प्राप्ति होगी, वो आपका इंटरनल नहीं है, वो तो आप मजबूरी में कर रहे हैं। इंटरनल मोटिवेशन ये होता है कि हम अपने मन से कोई काम को करते हैं जिसमें क्या है कि हमें कोई बाहरी दबाव ना हो। जैसे देखिए गाइस, अगर केवीएस की वैकेंसी है और आपको केवीएस का नौकरी पाना है, तो देखिए इसमें क्या है, कई लोग तो देखिए ऐसे पढ़ रहे होंगे, अपने इंटरनल मोटिवेशन हो रहे होंगे कि उन्हें क्या करना होगा कि वो अपने मतलब कि मुझे वो नौकरी को पाना है। वो भी देखिए गाइस क्या है कि एक आपका ये भी प्रॉपरली इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा। आपको वो नौकरी पाना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो नौकरी आपके लिए कितनी जरूरी है और आप उससे कितना मोटिवेटेड है इंटरनली, वो आपका इंटरनली अभिप्रेरणा कहलाएगा। और कई लोग देखिए अपने पेरेंट्स और अपने परिवार के दबाव में कर रहे होंगे और सबका मन नहीं होता है केवीएस का नौकरी करना या फिर कोई भी नौकरी करना, लेकिन हाँ एक समय के बाद सबको क्या करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त ही करना पड़ता है क्योंकि इंसान जीवन में मतलब जीवन जन्म हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इंटरनल मोटिवेशन वही होता है जो आप खुद से अभिप्रेरित होकर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। मतलब ऐसी कौन सी नीति है, योजना है जो छात्रों को चिंता करने में सहायता नहीं देती है। नहीं देती है प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। नहीं देती वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। हिंदी में ना हो तो एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ें आप, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश में कई बार नॉट लिखा होता है लेकिन हिंदी में नहीं होता है। तो छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी अर्थपूर्ण विधियां सिखाना नहीं है पूछा है ना। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। छात्रों को अपनी चिंता के अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, या कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो गाइस देखिए इसमें आपका एक निगेटिव पॉइंट तो साफ दिख रहा है आपको। एक छात्रों में कक्षा के प्रदर्शन के एक दूसरे से तुलना कभी नहीं करना है। आपको एक बच्चे से दूसरे बच्चों का कंपैरिजन कभी नहीं करना है। ये आपका निगेटिव पॉइंट भी है और आपका आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा था। बाकी छात्रों को अधिगम के प्रभावकारी अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये पॉजिटिव है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना, ये भी पॉजिटिव है। छात्रों को अपनी चिंता के अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, ये भी पॉजिटिव है। आपका आंसर ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, या फिर नंबर छोड़िए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैं भी छोड़ देती हूँ नंबर। रचिता एक गणित अध्यापिका है, मतलब एक टीचर है, उसका नाम है रचिता, जो कि मैथ पढ़ाती है। अपने छात्रों के भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। मतलब कि अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है वो। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। पृथक वगैरह बच्चों को कभी नहीं करना है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। दंड तो बच्चों को देना ही नहीं है।
त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। बच्चों से आपको रट्टा भी नहीं कर लगवाना है। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतनों को समझने में मदद करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको त्रुटि को समझना है कि त्रुटि हो कहाँ पे रही है। छात्रों के चिंतनों को समझने में मदद करता है। आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020 है वो किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ाना, वेधन और अभ्यास, स्मरण आधारित शिक्षा, संप्रत्ययी समझ। संप्रत्ययी समझ को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तीनों के तीनों जो ऊपर के पॉइंट है वो आपके गलत हैं। परीक्षा के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है। स्मरण आधारित नहीं पढ़ाना है कि बच्चों को बस रटा के याद करा दिया जाए। वेधन और अभ्यास नहीं करना है। संप्रत्ययी समझ करना है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपका इसमें चौथा पॉइंट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? मतलब बच्चे जो हैं वो किस शिक्षा शास्त्र द्वारा, मतलब किस विधि से पढ़ाने पर वो सबसे अधिक अर्थपूर्ण तरीके से अधिगम करते हैं या सीखते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास। तो गाइस देखिए, बच्चों को व्याख्यान आपको नहीं पढ़ाना है, मतलब आपको लेक्चर नहीं देना है। आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें आप लेक्चर थोड़े देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यंत्रवत अभ्यास, रट्टा नहीं लगवाना है, ये निगेटिव पॉइंट है। उस दो तो गाइस ऊपर का कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, ये देखिए, हाँ ये पॉजिटिव लग रहा है। कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं, गलत हो गया गाइस। आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। मतलब गाइस देखिए क्या है कि मैं एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। मुझसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है वीडियो और थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होता है। तो फिर मतलब समझने में दिक्कत नहीं होता है, समझने में, मतलब मैं ये उल्टा बोल रही हूँ, समझ तो आएगा ही, लेकिन ये होगा कि कई बार लंबा वीडियो होने से बोर आप ही हो जाते हैं। तो मैं वो चीज़ें कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि जो क्या सीटेड में वो सब बातें गलत है। जैसे कि व्याख्यान गलत है, यंत्रवत गलत है, रट्टा नहीं लगवाना है, इनाम नहीं देना है। तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। मतलब बच्चे को एक्टिव रहना है, आपको ये याद रखना है कि वो विभिन्न तरीके की चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना है और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना है। डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। मतलब जो छात्र होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना है, पहली बात, और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की, मतलब वो अपने अधिगम को स्वयं से निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना है। इसको ये कौन सी विधि है, उस वही खाली स्थान में आपको इस विधि को बताना है कि ये कौन सी विधि है जो बढ़ावा देती है। तो ये क्या है? यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए क्या इसको बोलेंगे। रोट लर्निंग, मतलब रोट मतलब रटवाना है आपको, नहीं। कॉम्पिटिटिव लर्निंग, प्रतिस्पर्धा करवाना है, नहीं। उसके बाद क्या है? डिस्कवरी लर्निंग और लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, मतलब कि अन्वेषित अधिगम और निर्देशात्मक, मतलब निर्देश, इंस्ट्रक्शन दे के काम करवाना है। तो जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो बच्चा स्वतंत्र कहाँ से होगा? तो आपका इंस्ट्रक्शन, प्रतिस्पर्धा, यंत्रवत, ये तीनों ही गलत हो गया। तो आपको क्या करवाना है? बच्चों के साथ अन्वेषित अधिगम की विधि को बढ़ावा देना है, मतलब कि डिस्कवरी लर्निंग करवाना है, जिससे क्या होता है कि बच्चा स्वयं से निर्देशित रहे और स्वतंत्रता लेकर वो स्वयं से कार्य को, अधिगम को करे और सीखे। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। सारे वीडियो को मतलब गाइस आप अच्छे से देख लीजिए, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन में
मतलब कमेंट के मतलब कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। और उसके अलावा गाइस मैं इसी तरह 15-15 क्वेश्चन का सीरीज़ में लेकर आती रहूँगी, जिससे क्या होगा कि सीटें तक आपका पेडागॉजी सेक्शन तो कम से कम हो जाएगा। गाइस मैं सोची थी कि ऑल सब्जेक्ट का लेकर आऊँगी, लेकिन उस तरीके का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए मैं कम से कम पेडागॉजी करवा दे रही हूँ। और टाइम बचेगा तो मैं आपको ईवीएस भी करवा दूँगी। प्रीवियस ईयर अब गाइस आप लगा लीजिए, उससे आप 30 में से आराम से तो 28 तो नंबर आप ले ही आएंगे। 25 तो आपका ऐसे ही आ जाना है, क्योंकि क्या है कि ये कॉन्सेप्चुअल होता है आपका पेडागॉजी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और चीज़ों को कर देना है गाइस। ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अगर किसी को कोई और सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो गाइस। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन फिर लेके आते हैं, मतलब आएंगे। ओके गाइस, बाय बाय।